ओके, लेट्स बिगिन विद द थिंग्स कि हमारे पास सवाल क्या है. देयर इज वन ऑफ द वेरिएंट विच वी आर गोइंग टू यूज टुडे कि जिसमें हमें सवाल के जवाब देने हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे गिवन है. लेट्स बिगिन विद दैट थिंग कि आपके पास कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता. एंड द फर्स्ट एरिया विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट, लाइक एज आई मेंशन मल्टीपल टाइम्स इन माई क्लासेस, दैट कि आपके पास अब MCQs का कॉन्सेप्ट भी आना शुरू हो गया. ठीक है, और ये इतने आसान हमारे पास होते हैं, बट स्टूडेंट डिड द मिस्टेक्स इन दैट कि वो इसको सही से पढ़ते नहीं हैं और जल्दबाजी के अंदर इसमें मिस्टेक्स होते हैं. लाइक फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें हमारे पास, तो इट्स अबाउट लाइक अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम मे बी रिप्रेजेंट यूजिंग अ सूडो कोड, फ्लो चार्ट और डैश. क्या मतलब उसने तीन चीज़ों के बारे में आपको बता दिया, मतलब दो चीज़ें आपको पहले क्लियर है कि भाई यूजिंग आपके पास क्या है, सूडो कोड है. ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ उसने बताई कि भाई फ्लो चार्ट है. अब यहाँ पर बच्चे जज्बात में क्या आते हैं, वो प्रोसीजर सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, या सब सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं. तो आपके पास यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन है पेपर के अंदर और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या सही जवाब देना है और क्या सही जवाब नहीं देना, तो जस्ट चेक इंडिविजुअल ऑप्शंस. प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, सॉर्ट ऑफ रूटीन्स, आपका छोटा सा टास्क जो बार बार कहीं इस्तेमाल किया जाए. ठीक है, प्रोसेस हमारे पास क्या आ रहा है कि प्रोसेस के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, प्रोसेसेस हैं. लाइक आपकी कोई टोटलिंग हो सकती है. ठीक है, टोटलिंग के साथ जो है वो आपके पास जो है वो कोई दूसरा बार आ सकता है, मतलब कोई कंडीशन हो सकती है, मतलब टोटलिंग स्टेटमेंट हो सकती है. आपके पास कोई फार्मूलाज आ सकता है जो प्रोसेसेस के ऊपर आपके पास चल रहे होते हैं. बट वेन एवर वी टॉक अबाउट ओवर हियर दिस पर्टिकुलर पार्ट कि हमारे पास यहाँ क्या है, तो जो सवाल के हिसाब से था कि भाई हमें सॉल्यूशन बनाना है और हमारे पास यहाँ पर आ गया स्ट्रक्चर डायग्राम. अब स्ट्रक्चर डायग्राम की हम बात करें तो हमारे मेन सॉल्यूशन का एक स्ट्रक्चर डायग्राम एक हिस्सा है. डिज़ाइन के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, सूडो कोड, फ्लो चार्ट या स्ट्रक्चर डायग्राम. स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं उसकी हायरार्की क्या है. तो इफ़ यू लुक एट द आंसर कि हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया, स्ट्रक्चर डायग्राम. ये देखो, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है प्रोसीजर या किसी दूसरे अल्फाज में, यू हैव टू गो थ्रू विद द डेफिनेशन कि आपकी डेफिनेशंस कहाँ पर किसकी कैसी मेंशन की जा रही है. तो हमारे पास है सूडो कोड, फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चर डायग्राम में हम अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं. सब सिस्टम पार्ट है किसका, स्ट्रक्चर डायग्राम का, इसलिए सब सिस्टम इसका आंसर नहीं है. नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, टिक वन बॉक्स. देखो वन को बहुत ज्यादा हाईलाइट कराया हुआ है. अक्सर बच्चे जज्बात में क्या करते हैं, क्रॉस 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 और राइट. आपने ये वाला काम करोगे तो CI में ये कैंसिल हो जाएगा, आपको सही से मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपने सिर्फ राइट चीज़ को सेलेक्ट करना है कि आपका राइट आंसर क्या है और उसी हिसाब से आप अपने प्रोग्राम को लेकर चलोगे. ठीक है, सब सवाल यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमें वन बॉक्स है और वन बॉक्स हमें क्या कर रहा है कि भाई टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कैसे कंप्लीट किया जाएगा. अब सूडो कोड एग्जांपल ऑफ अ सिलेक्शन स्टेटमेंट. सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट का दूसरा नाम होता है कंडीशन. सिलेक्शन का सेकंड नेम हमारे पास क्या है, कंडीशन. तो वो कह रहा है कि भाई आप मुझे बताओ कि इसमें सिलेक्शन की एग्जांपल कौन सी है, सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सी है. कॉल हम किस में इस्तेमाल करते हैं, प्रोसीजर में करते हैं, तो इसका मतलब है ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ. डिक्लेयर, आपकी वैल्यू इनिशियलाइज होती है, हमारे पास शुरू में इनिशियलाइज हो रहा है. ठीक है, तो हम इसकी बात करें तो ये भी नहीं है हमारे पास. तीसरे पे जब हम आए तो इफ x इज इक्वल टू 7 देन y इक्वल टू 21 एंड इफ. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे वैसे ही पता चल गया कि भाई जहाँ पर इफ आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है. ठीक है, अब जब भी हम कंडीशन या सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एक होता है केस, एक होता है इफ. आसान तरीके क्या थे, अगर आप देखते कि भाई आपके ऑप्शंस के अंदर केस या इफ इस्तेमाल हुआ है तो वो आपका राइट आंसर था. ठीक है, क्योंकि मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें कैसे आसानी से याद रखनी है, किस तरीके से आप अपने बेस्ट सॉल्यूशन पर जा सकते हो अगर आप अपने ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो. अदरवाइज ये दो चीज़ें आपके पास इनफ हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हो. गॉट इट. वी हैव अ क्वेश्चन, फ्लो चार्ट सिंबल्स एंड 5 पर्पस आर शोन. ठीक है, 5 उसके हमारे पास शो है और उसके बाद इसने हमारे पास यहाँ पे बोला भाई ड्रॉ वन लाइन टू लिंक ईच फ्लो चार्ट सिंबल्स टू इट्स करेक्ट पर्पस. वन लाइन. ठीक है, एक ही लाइन आपने बतानी है और उसी एक ही लाइन को जो है वो हम लेकर चलते हैं. ठीक है, अब
यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाकी सारे आसान है, सिंपल है, ठीक है, इजीली हमारे पास चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो यहाँ तक आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, 75 में से 2 नंबर आपने अपने सिक्योर कर लिए। अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कितने 4 नंबर का सवाल है। ये वो सवाल है जो आपको पेपर 2 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि देखो मुश्किल सवाल भी आएंगे जिसमें मिस्टेक होनी है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। सो हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पहले पार्ट की। तो पहला पार्ट हमारे को रेक्टेंगल दिख रहा है, जिसको हम एक तरीके से प्रोसेस से जानते थे, बट प्रोसेस के अंदर 2 लाइंस नहीं आती थी, ठीक है। हमें डाउट हो गया कि भाई पेपर के अंदर कि यार ये तो हमें नहीं आता, अभी हम देखते हैं इसके ऊपर क्या हो सकता है। हम आए यहाँ पर हमारे पास सेकंड वाले पे, और इसका हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारे पास क्या है, स्टार्ट या एंड, ठीक है। अब स्टार्ट या एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टार्ट या एंड का कोई चीज़ें हमें मिलती हुई मिल रही हैं। सब पहला हमारा क्या सब रूटीन है, दूसरा प्रोसेसेस है, तीसरा फ्लो है, चौथा हमारे पास डिसीजन है, और पांचवा हमारे पास टर्मिनेटर है, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम एंड की बात करें तो एंड का मतलब क्या होता है, आपका प्रोग्राम वहाँ पे क्या हो रहता है, टर्मिनेट हो रहा होता है। आपका प्रोग्राम वहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा होता है, जिससे हमारी लॉजिक क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, कि भाई स्टार्ट तो नहीं बट टर्मिनेट होने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा पहला जवाब हमें मिल गया कि भाई टर्मिनेट। अब हम अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं और दूसरों की बात करते हैं। डिसीजन बॉक्स, डायमंड हमारे पास है तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हमारे पास आ गया डिसीजन बॉक्स। तीसरा हमारे पास क्या है, आखिरी वाला रेक्टेंगल बना हुआ है, और रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास एक रूटीन्स को हमारे पास एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। अब यहां पर आके थोड़ा सा ट्रिक आ जाता है। किस चीज़ में ट्रिक आ जाता है, आपके प्रोसेस में और सब रूटीन के अंदर, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बात करें और एक जनरल एक आंसर की बात करें तो आपका रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट प्रोसेस के साथ एक चीज़ हमारे पास आती है जिसको हम बात करते हैं रूटीन्स के अंदर भी। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया प्रोसेस, ठीक है। और आपके पास अब चीज़ है कि आपके पास आखिरी चीज़ क्या, प्रोसेस हमारे पास आ गया, हम प्रोसेस को लेके चलते हैं। अब हमारे पास एक एक बॉक्स जो हमारी रूटीन का पार्ट है, ठीक है। अब रूटीन को हम जब देखते हैं तो जब भी आपके प्रोसेस के अंदर 2 लाइंस आ जाए तो ये आ जाता है प्री डिफाइन के ऊपर। प्री डिफाइन हमारे पास जब भी चीज़ होती है हम प्री डिफाइन को क्या बोलते हैं, सब रूटीन्स। अगर याद आ रहा हो तो हमने सब रूटीन्स के बारे में बात की थी, और अगर नहीं भी की थी और भूल गए हो तो कोई बात नहीं। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा बॉक्स आपको मिलेगा तो इसका मतलब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सब रूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वहाँ पर वो वर्ड है रिप्लाई का, मतलब कि प्री डिफाइन का। या तो आप प्री डिफाइन के हिसाब से चलो या फिर आप जो है वो सब रूटीन के हिसाब से चलो। तो प्री डिफाइन का मकसद ये कि वो सब रूटीन जो पहले से क्या हुई हुई है, बनी हुई है। तो जो चीज़ पहले से बनी हुई है हमारे पास उसको हम प्री डिफाइन बोलते हैं, और नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर वो कहलाती है हमारे पास सब रूटीन, ठीक है। सो यहाँ पर आके आपके 4 नंबर जो हैं वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं कि भाई हाँ हमें पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल गए, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि आपने क्या बनाना है, एन एल्गोरिथम नीड टू टोटल 50 नंबर्स बिटवीन 1 and 100 इंक्लूसिव। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या क्या चीज़ होना जरूरी है, यूज अ काउंट कंट्रोल लूप। अब काउंट कंट्रोल लूप की जब हम बात करते हैं, ठीक है, काउंट कंट्रोल लूप जो आपके पास है वो हमेशा हमारे पास आता है 4 to नेक्स्ट। यहां पे ये बात कर रहा है 4 to नेक्स्ट की। तो अगर कभी पेपर में आपको काउंट कंट्रोल लूप पता चले, इसका मतलब है काउंट कंट्रोल का मतलब इसमें जो काउंटर जो है वो कंट्रोल है, जैसे इसने लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ये करो, जब आप ए लेवल में जाओगे तो उसको कहा जाता है स्ट्रक्चर इंग्लिश, जिसमें स्टेटमेंट लिखी हुई और स्टेटमेंट को आपने प्रोग्राम में कन्वर्ट करनी है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या बता रहा है, यूज एन अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट टू आस्क फॉर अ नंबर बिटवीन 1 to 100। 1 से लेके 50 तक के टोटल नंबर्स हैं, मतलब 1 से लेके पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। अब उस वैल्यू के अंदर ये बोल रहा है कि भाई आपके जो नंबर एंटर होंगे वो 1 से लेकर 100 तक हो सकते हैं, मीन्स 98, 98, 97, 96, 50 नंबर एंटर करने हैं, उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, 65 हो सकता है, 55 हो सकता है, 85 हो सकता है,
तो आपकी अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो है ना ये वैल्यूज आपकी एड ऑन हो सकती हैं। जस्ट अ मिनट। सो अब हमारे पास ये आ गया, टोटल निकालना है, द नंबर्स एज दे आर एंटर्ड, आउटपुट द टोटल आफ्टर द लूप हैज़ बीन कंप्लीटेड विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। अब आप चाहो तो पहले से ग्राफ में फ्लो चार्ट बना सकते, सूडो कोड लिख सकते हो और उस सूडो कोड को कन्वर्ट करा दो फ्लो चार्ट के अंदर। और अगर नहीं और आपकी सूडो कोड पे कमांड आ गई है और आपके प्रैक्टिस इनफ है, आप डायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होगा स्टार्ट से, हमने अपना प्रोग्राम किया स्टार्ट। अब उस स्टार्ट के बाद आपके पास यहाँ पर ओवल आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो है वो आपके पास उसने भाई इनिशियल हमारी वैल्यूज स्टार्ट हो रही है, टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए हमारे पास हमेशा प्रोसेस बॉक्स लगता है, इनिशलाइज करनी है वैल्यू हमें, ठीक है। टोटलिंग स्टेटमेंट है, सो हमारे पास आ गया टोटल इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब चाहे क्योंकि हमारे को जितनी इनिशियलाइज करनी हम एक बॉक्स में कर सकते हैं, हमने कहा भाई टोटल और काउंट इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों इनिशियल वैल्यूज़ हैं जो हमें प्रोग्राम में इस्तेमाल करनी है। तो हमने इसके लिए रेक्टेंगल बनाया और दोनों को इनिशियलाइज यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद उसने हमें बोला था कि भाई आपने एक अप्रोप्रिएट मैसेज देते हुए, प्रॉम्प्ट देते हुए, देखो यहाँ मेंशन है अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट टू आस्क द नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट के लिए हमें पैरेललोग्राम इस्तेमाल करना है क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट है। हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम इस्तेमाल किया। पैरेललोग्राम के अंदर हम यहाँ पे मैसेज देंगे आउटपुट एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 100, ठीक है। हमने यहाँ बता दिया कि भाई 1 and 100 के बीच में आपके पास नंबर आएगा, ठीक है। अब उसने अब इनपुट के बाद ये प्रॉम्प्ट हमारी हो गई क्योंकि इनपुट भी तो हमें लेना है। फिर हम यहाँ पर करेंगे एक इनपुट, इनपुट हमारे पास है नंबर। अब ये वेरिएबल आ गया, जैसे सूडो कोड में हम पहली लाइन पे लिखते हैं ना आउटपुट और सेकंड लाइन में हम लिखते हैं इनपुट, ठीक है। तो ये एंटर योर नंबर हमारे पास आएगा, एंटर योर नम आप कर सकते हो, जो आपका जैसे आपको वेरिएबल आ रहा है क्योंकि इसने वेरिएबल पहले से डिफाइन नहीं किया कि आपने यही वेरिएबल इस्तेमाल करना है। तो उस वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास ये वाली सारी चीज़ें होना जरूरी। आप वेरिएबल कोई भी इस्तेमाल करो बट आपने यूज़ प्रॉपर करना है। हमने इनपुट कराया, ऊपर जाके देखा कि भाई अब ये क्या कर रहा है, पॉइंट नंबर 3, टोटल द नंबर्स एज दे आर एंटर्ड। अभी अब नंबर एंटर होगा, इसके बाद टोटल करना है। तो टोटल में हमें मालूम है जब भी हमें टोटल करना होता है टोटलिंग स्टेटमेंट को हमें यूज़ करना है। हमने टोटलिंग स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल लगाया, प्रोसेस और टोटल क्योंकि हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटलिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। अब क्योंकि उसने हमें कहा था कि लूप भी चलाना है और लूप को कंटिन्यू करवाना है कि काउंट आप तक कब तक चल रहा है, तो अब हमारे काउंट के लिए आपके पास यहाँ पे क्योंकि इसने डिफाइन नहीं करा है कि भाई आपका लूप कौन सा है, काउंट कंट्रोल करना है 1 to 10 और हमें वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और वैल्यू के हिसाब से आपका प्रोग्राम रुकेगा। तो जब भी आपको फ्लो चार्ट के अंदर वैल्यू दिखानी है तो वहाँ पर हमें काउंटिंग स्टेटमेंट लाजमी लगानी होती है। तो अब इसके बाद हमारे पास लगेगी काउंटिंग स्टेटमेंट। सो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब काउंट प्लस 1 हमारे पास हो रहा है। जब काउंट प्लस 1 हो रहा है तो इसके बाद हमारा डेटा आगे निकलेगा कि हमारे पास जो है वो आगे काउंट पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो डायमंड बॉक्स आपका बनेगा, हमने डायमंड बॉक्स बनाया और डायमंड बॉक्स में मेंशन किया एज काउंट, ठीक है। क्या काउंट ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, ठीक है। अब यस और नो, यस पे क्या होगा और नो पे क्या होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर नो आ गया, यहाँ पर यस आ गया
अब आपकी मर्जी, आपके पेपर के हिसाब से आपको जहाँ जगह मिल रही है आप उस हिसाब से उसको कर सकते हो, ठीक है। अब अगर नो होगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, दोबारा से ऊपर जाएगी। दोबारा से कहाँ जाएगी, आपके आउटपुट के ऊपर जाएगी, मीन्स यहाँ से लेकर पूरा एंड तक आपका कनेक्शन है कि अगर नो है तो डेटा आपका दोबारा से ऊपर जाकर रीड करेगा। अगर यस है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें क्या करना था, आउटपुट का उसने बोला था, हमने यहाँ पर एक आउटपुट बॉक्स बनाया, ठीक है, और उसमें लिख दिया कि भाई आउटपुट जो हमारा टोटल इज इन्वर्टिस कॉमा कॉमा, और ये हमारा आ गया टोटल का वेरिएबल, ठीक है, टोटल का वेरिएबल आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम आकर क्या हो जाएगा, स्टॉप। अक्सर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना वो ये स्टॉप नहीं करते या आउटपुट नहीं करते, मतलब काउंटिंग कर ली और काउंट तक आके रुक गए और उसके बाद बाकी की चीज़ें उसने कंप्लीट नहीं करी। मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ, देन यू कैन सी कि हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं, ताकि पूरा का पूरा जो है हमारे को एक साथ दिखे। ये हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया कि हमने स्टार्ट करवा दिया, इनिशियल टोटल ले लिया, यूज़र से इनपुट मांग लिया, इनपुट नंबर करवा दिया, ठीक है, टोटलिंग स्टेटमेंट करा दी। उसके बाद हमने काउंटिंग कर दी, क्यों, क्योंकि हमें 50 वैल्यू ही लेनी थी, तो उसका डिसीजन बॉक्स हमारे पास आ गया। अगर ये 50 नहीं है तो प्रोग्राम दोबारा से ऊपर जाए और आउटपुट के बाद से पूरा प्रोसेस चले, और अगर ये वैल्यू 50 हो गई है तो जो टोटल आपके पास हुआ है वो यहाँ पर आके क्या हो जाए, आउटपुट हो जाए। अ डिफ़िकल्ट वन, मोर टाइम रिक्वायर्ड, इसको सोच के समझ के तरीके से करना होता है कि आपके पास ये कहाँ से आ रहा है सवाल और ये पूछ रहा क्या है। इसके लिए आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं नॉर्मली, ये बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च, मैक्सिमम मिनिमम, इन क्वेश्चन में से जो है हमारे पास ये आ रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मेंशन है जो कि ये चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना सवाल पढ़ते हैं कि हमें सवाल की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है। सवाल की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, दिस सूडोकोड एल्गोरिथम इज इंटेंड टू सॉर्ट अ प्री पॉपुलेटेड 1D एरे। प्री पॉपुलेटेड 1D एरे जिसको क्या हो रहा है, सॉर्ट किया जा रहा है उसके अंदर। वन डायमेंशन एरे, नेम आइटम लिस्ट इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूजिंग अ बबल सॉर्ट। बहुत क्लियरली, बहुत आसान तरीके से उसने इसको बता दिया, ठीक है। अब हम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे को पता कब चलेगी, जब हम लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करते हैं। अक्सर बच्चे जो है ना मिस्टेक करते हैं और डायरेक्ट नीचे सॉल्यूशन में तुक्के मारना शुरू करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। सो यू हैव टू फोकस लाइक कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एल्गोरिथम में क्या मिस्टेक्स हैं, और ताकि फिर आपको आसानी रहती है कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें से ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आसान तरीक़ों से आपके पास क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को आप लेके चल सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे सवाल को पढ़ते हैं। पहला पार्ट हमारे पास आ रहा है लाइन नंबर 1। हम लाइन 1 पे पढ़ते हैं कि डिक्लेयर आइटम लिस्ट एरे 1 to 100, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो इसने मेंशन नहीं किया कि 1 to 100 है या नहीं है, बट सो फार हमारे पास है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। हम देखते हैं कि नीचे प्रोग्राम में आने के बाद क्या कोई गड़बड़ हो रही है, कोई चीज़ चेंज हो रही है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डाउट लगा रहे हैं लाइन के ऊपर, ताकि हमें याद रहे, हम फिर बाद में देखेंगे। सो हमारी लाइन नंबर 1 पे हमें डाउट हो रहा है। फिर हम लाइन नंबर 2 के ऊपर है। लाइन नंबर 2 के ऊपर हमने देखा भाई डिक्लेयर काउंटर स्ट्रिंग। ये तो हमें डायरेक्ट ही पता चल गया कि भाई कभी भी काउंटर का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग में नहीं आता। हमने इसको क्या करा, अपने पास हाईलाइट कर दिया। फिर हम लाइन नंबर 3 के ऊपर आए। लाइन नंबर 3 पे हमने देखा भाई लिमिट इंटीजर, कोई लिमिट दी हुई है जिसका इंटीजर हमारे पास है। लाइन नंबर 4 हमारे पास है जिसमें लिखा हुआ है पास इंटीजर। लाइन नंबर 5 हमारे पास है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई डिक्लेयर स्वैप्ड बुलियन। बिल्कुल ठीक है, हमारे बबल सॉर्ट में स्वैप यूज़ होता है जिसको हम बुलियन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 6 में हमारे पास है जिसमें हमारे पास टेम्परेरी वैल्यू और स्ट्रिंग का डेटा दिया हुआ है। अगर हम ऊपर आइटम लिस्ट को देखें और टेम्परेरी एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम अपने डेटा को टेम्परेरी तौर के ऊपर स्टोर करवाते हैं। तो अगर लाइन नंबर 1 के अंदर डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो इसका मतलब है टेम्परेरी की डेटा टाइप भी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, तो वो भी क्लियर है। हम लाइन नंबर 7 पे आए, लिमिट 100 और पास उसने क्या कर दिया, 1 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे उसने ऊपर 100 की बात करी है वो उसने अज्यूम किया है एक लिमिट देने के लिए हमारे प्रोग्राम को कि भाई कितने नंबर्स हैं। तो जो हमें लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 8 से क्लियर हो गया कि भाई लाइन नंबर 1 के अंदर 1 to 100, क्योंकि इसने एक वेरिएबल की बात कर रहा है नीचे,
इनिशियलाइज किया हुआ है उसने वेरिएबल्स को, तो उसका पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लाइन नंबर 9 पे। तो लाइन नंबर 9 के ऊपर लिखा हुआ है टेम्परेरी ट्रू, जो कि एक मिस्टेक दिख रही है। क्यों? क्योंकि ट्रू तो है वो हमारे स्वैप के लिए है, टेम्परेरी हमारा स्ट्रिंग है और टेम्परेरी को कभी भी हम ऊपर यूज ही नहीं करते, हम तो नीचे प्रोग्राम में यूज करेंगे बबल सॉर्ट के अंदर। तो इसका मतलब है दूसरा एरर हमें कहाँ दिख रहा है, हमारी लाइन नंबर 9 के ऊपर। 2 एरर हमें यहाँ पर मिल गए। ठीक है, अब आते हैं हम लाइन नंबर 10 के ऊपर। लाइन नंबर 10 पे लिखा हुआ है कि वाइल स्वैप इक्वल टू ट्रू और पास इज लेस देन और इक्वल टू 100 -1 देन डू। हमारे पास 4 to नेक्स्ट से हमने किया, रिपीट से किया कि भाई उसमें माइनस का काउंटर चलता है आपके पास। ठीक है, रिपीट चलता है। यहाँ पर ऐसे कंडीशन लगाई हुई है कि भाई अगर वाइल स्वैप इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, और पास अगर है तो वो नीचे वाले प्रोग्राम को पढ़े जिसको स्वैप क्या करते हैं, फॉल्स। जबकि ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंड आना चाहिए था। एंड क्यों आना चाहिए था? क्योंकि इसने बात की कि दोनों में से कोई एक, अगर दोनों में से यानी कि स्वैप अगर ट्रू है तो भी नीचे जाएगा, या लिमिट अगर लेस देन है तो भी नीचे जाएगा। बट हमारे हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। हमें जब दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तभी जो नीचे स्वैप को वो फॉल्स करेगा। तो हमें तीसरा एरर कहाँ मिल गया, हमारी लाइन नंबर 10 के ऊपर मिल गया। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को नीचे 11 में स्वैप बिल्कुल ठीक है। 12 के अंदर लिखा हुआ है कि भाई काउंटर बिल्कुल लिमिट माइनस पास, पास का ऊपर किया है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है कि वो 1 दिया हुआ है, 1 क्या करेगा, वो माइनस करता रहेगा, -1 वाली लॉजिक है। फिर लाइन नंबर 13 पे हम आते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है इफ आइटम काउंटर इज ग्रेटर देन, अगर वो अपने नेक्स्ट काउंटर से बड़ा है तो टेम्परेरी में वैल्यू स्टोर कर दे, जो कि बात बिल्कुल सही है। उसके बाद लाइन नंबर 16 के अंदर भी उसने काम बिल्कुल सही किया हुआ है। लाइन नंबर 17 अगर चेक की जाए तो लाइन नंबर 17 में हमें दिख रहा है एरर, क्योंकि टेम्परेरी में आइटम काउंटर स्टोर हो गया, उसके बाद आइटम काउंटर के अंदर काउंटर +1 स्टोर हो गया। तो दोबारा से जब अब अगर हमें यहाँ पर इसको रिप्लेस करवाते हैं तो ये अपनी पहली स्टेज पे खड़ा हुआ होगा। यहाँ पर आना चाहिए काउंटर +1, जो कि अभी मैं करेक्शन में करवाता हूँ आपको। तो 4 एरर तो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। हम नीचे आए, लाइन नंबर 18 स्वैप इज इक्वल टू ट्रू हो जाए क्योंकि ऊपर फॉल्स था। ठीक है, बिल्कुल सही है। लाइन नंबर 18 के 19 के ऊपर हम आते हैं, तो लाइन नंबर 18 में लिखा हुआ है एंड केस। हमने केस ऑफ को तो इस्तेमाल ही नहीं किया है, हमने केस ऑफ तो यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पर हमारे पास एंड केस कैसे आ गया? तो ये वो सारे एरर हमें दिखे जो यहाँ पर थे। फिर हमने लाइन नंबर 20 चेक किया, लाइन नंबर 21। तो जो क्वेश्चन के 5 एरर्स थे वो इजीली हमें क्या हो गए, ऊपर मिल गए। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। भाई सबसे पहले आपके पास क्या है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 के ऊपर एरर आया हमारे पास। ठीक है, लाइन नंबर 2 के ऊपर एरर क्या था आपके पास, डिक्लेयर था, जो गलत हुआ था। डिक्लेयर काउंटर कॉलन स्ट्रिंग। दूसरा एरर हमारे पास क्या था, लाइन नंबर 9 के ऊपर था, लाइन 09, और इसमें क्या हुआ था, ट्रू, सॉरी टेम्परेरी जो है वो ट्रू हुआ था। अगर ऊपर देखें तो हाँ, टेम्प को ट्रू किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 में था वाइल स्वैप्ड इक्वल टू ट्रू, और दूसरा क्या था हमारे पास, पास लेस देन और इक्वल टू लिमिट -1 और डू। लाइन नंबर एरर नंबर 4 था हमारे पास 17 के ऊपर, लाइन नंबर 17, और इसमें लिखा हुआ था आइटम लिस्ट काउंटर is going to replace by temp। उसके बाद लाइन नंबर 5 हमारे पास 19,
लाइन नंबर 19 और उसमें क्या लिखा हुआ था हमारे पास, एंड केस। अब इनकी करेक्शंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं बारी बारी ताकि हमें याद रहे। डिक्लेयर काउंटर कॉलन इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन में हमारे पास क्या था, स्वैप्ड इक्वल टू ट्रू। लाइन नंबर 10 में हमारे पास क्या था, वाइल स्वैप इक्वल टू ट्रू एंड पास लेस देन इक्वल टू लिमिट -1 डू। लाइन नंबर 17 का करेक्शन, आइटम लिस्ट काउंटर +1 देन टेम्प, कि जो काउंटर 1 है उसके अंदर टेम्परेरी की वैल्यू क्या करो, स्टोर करवा दो। लास्ट वाले में एंड केस लिखा था, जबकि हमारा आंसर क्या आएगा, एंड इफ। हमारा जवाब क्या आएगा, एंड इफ आएगा। इफिशिएंटली मेंशन करने का मकसद आपके पास ये आता है कि आप कितनी अच्छी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आपके जो करेक्टेड कोड है वो कितना एफिशिएंट रहेगा, कितना अच्छा प्रोग्राम रहेगा। तो आपने यहाँ पर आके अच्छी इंग्लिश के अंदर अपने ही एरर्स को एक्सप्लेन करना होता है एज पर द क्वेश्चन, कि मार्क्स के आपके कितने मार्क्स हैं। 3 मार्क्स आपके पास हैं, आप 3 मार्क्स के हिसाब से चलते हो। 4 अगर पॉइंट्स है तो आपने 4 पॉइंट्स को लिखना है। इस ऊपर वाले सवाल में आप मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि आपने 5 करेक्शंस वहाँ पे बताई हैं। और साथ ही साथ इसने आपको बोला कि एक्सप्लेन वाई द करेक्टेड बबल सॉर्ट। ठीक है, एल्गोरिथम कैसे एफिशिएंट हो सकता है, क्यों एफिशिएंट होगा, तो आपने ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। गॉट इट बच्चों, इजी। जैसे मैंने बताया कुछ सवाल आपके बहुत आसान है, जिसके आसान अल्फाजों के साथ आप ये काम कर सकते हो। सो यहाँ पे पूछा, एनालाइज इज द वन ऑफ द वन स्टेज इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, स्टेट वन अदर स्टेज इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। अब देखो उसने एनालिसिस को यूज कर लिया, इसके अलावा आप कुछ बात करते हो। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस के साथ हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, एनालिसिस के साथ हमारे पास आती है मल्टीपल चीज़ें। जैसे हम एनालिसिस की बात करते हैं, एनालिसिस हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास आता है डिज़ाइन, कि एनालाइज करने के बाद आप क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो कि आपका डिज़ाइन क्या होगा, सूडो कोड होगा, फ्लो चार्ट होगा, स्ट्रक्चर होगा। तीसरा आपके पास यहाँ पे हमेशा आता है कोडिंग, कि आप अपनी कोडिंग मेंशन करते हो। और चौथा आपके पास आता है टेस्टिंग। ये आपका क्या है, ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 4 हिस्से हैं, जिसमें से एक इसने आपको बता दिया, क्या बता दिया, एनालिसिस बता दिया। अब इन बाकी के तीनों में से आप कोई भी एक यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बाय डिज़ाइन। एक मिनट बच्चों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमारे पास यहाँ पे उसने 4 हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, अगर वो चारों आपको याद है तो ये 1 नंबर लेना इसमें कोई मुश्किल नहीं था। तो यहाँ पे एनालिसिस आ गया आपके पास, उसने हमने अपने आंसर में डिज़ाइन लिख दिया। अब सेकंड पार्ट इसने हमें बोला है कि भाई डिस्क्राइब द एनालिसिस स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ बच्चे मिस्टेक पता है क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर वो आपसे बात कर रहा है कि भाई आपने ये बताना है कि जो एनालिसिस का पार्ट है उसके अंदर आप किन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। अगर मैं शॉर्ट के अंदर बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्शन। क्रक्स निकालना। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास ये होता है कि भाई आप अपनी उस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करते हो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। डिस्कार्ड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जिसका आपकी प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक मेजर जो हमारे पार्ट एनालिसिस का हिस्सा भी है हमारे पास,
जिसको हम कहते हैं डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ये वो तीन चीजें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, यानी कि जो हमारी एनालिसिस स्टेज में आता है। इसके अलावा आपके पास आता है कि हम यहाँ पे बस बात कर सकते हैं कि आपका डेटा कैसे इनपुट होगा। ठीक है, डेटा इनपुट होगा आपके पास कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम की वो कैसे चलेगी। बट ये तीन इंपॉर्टेंट एरियाज आपके पास हैं जो कि आपके एनालिसिस को क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, आप डिकम्पोजिंग की आप बात कर लो, उसके बाद आपके आप प्रोग्राम्स की बात कर लो, फिर हमारे स्टेजेस आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। भाई स्टेजेस में क्या आ जाएगा, इनपुट क्या क्या होगा, उसके बाद प्रोसेस आपके पास क्या क्या है। ठीक है, प्रोसेस के बाद अगर हम इसमें और चीज़ें ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा स्टोरेज, या फिर हम बात कर रहे हैं हमारा आउटपुट। तो ये और डिटेल के अंदर हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, इज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन वन ऑफ द टाइप। ठीक है, वन टाइप of verification checks that could be used when inputting the data। क्या आप जब डेटा एंट्री कर रहे हो उसके अंदर कोई एक चेक के बारे में बताना है, आपके 2 नंबर का सवाल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर उसके नाम का, एक नंबर उसकी एक्सप्लेनेशन का दिया जा सकता है, या आपने 2 नंबर उसको इस तरीके से डिफाइन करना है कि 2 पॉइंट प्रॉपर। तो अगर हम यहाँ पे वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो देयर इज ओनली 2 टाइप्स ऑफ द वेरिफिकेशन एज पर योर कोर्स। ठीक है, 2 टाइप्स हैं इसकी, 1 विजुअल चेक, नंबर 2 डबल एंट्री। ठीक है, ये 2 चेक आपके पास हैं। विजुअल चेक कौन सा चेक होता है, जिसके अंदर आप डेटा को देखते हो, ठीक है, कंफर्म कराते हो बाय शोइंग द करेक्ट वन। मतलब कि जैसे अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप हार्ड कॉपी से सिस्टम को चेक करोगे, या दोनों सॉफ्ट कॉपी आपके पास है तो आप दोनों सॉफ्ट कॉपी को चेक करोगे कि आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। या तो आप लिखो पहले विजुअल चेक को एक्सप्लेन करो, या फिर और आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसको, डबल एंट्री को। दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन आपने करना है। ठीक है, विजुअल चेक आपके पास क्या होता है, हम यहाँ पे करते हैं लुकिंग एट द डेटा। ठीक है, अब किससे कम होता है, अब इसको हम कंफर्मिंग करवा रहे होते हैं, कंफर्म करवा रहे होते हैं आप विथ ओरिजिनल डेटा। डबल एंट्री का मतलब है डेटा एंटर्ड ट्वाइस। ठीक है, आपका डेटा क्या हो जाएगा, 2 दफ़ा एंटर होगा, कंपेयर होगा सिस्टम के साथ कि आपने डेटा सही एंटर किया है नहीं किया है। तो डबल एंट्री आपका मकसद ये कि एक बार गलती हो गई आपसे, आपने उसको बार बार मेंशन करनी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर आर क्वेश्चन नंबर 6। कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास ये पार्ट आ गया कि आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं। एक उसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है उसका नाम है कि आपने विजुअल क्या यूज़ करना है, दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन है। अब चाहे वो आप विजुअल लिखो या फिर आप जो है वो लिखो डबल एंट्री। ठीक है, तो आप दोनों सूरतों के ऊपर मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टेक करने का मकसद आपके पास आ गया फ्लो चार्ट वाला सवाल। इसके लिए आपको प्रोग्राम को पढ़ना, चाहे वो ट्रेस टेबल वाला सवाल, चाहे आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ हो या आपको जो है वो दिया हुआ हो सूडो कोड। ठीक है, आपने उसको देखते हुए एंट्री करनी है और सही एंट्री के ऊपर आपने सही कॉलम को आंसर करना है। इसमें कॉलम वाइज मार्क्स होते हैं कि अगर 4 कॉलम है तो 4 कॉलम के हिसाब से मार्क्स होंगे, 5 कॉलम है तो 5 कॉलम के हिसाब से मार्क्स होंगे। हर एक कॉलम का आंसर आपके पास सही है। ठीक है, अगर आपके पास आंसर सही आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज़ बढ़ेंगी। ठीक है, अब आंसर आपके पास कैलकुलेट हो रहा है और आपके आंसर का सही आंसर आ रहा है उसके मार्क्स अलग हैं, और आउटपुट के ऊपर आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसके मार्क्स आपके चेक किए जाएंगे। सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। डिक्लेयर काउंट इंटीजर, डिक्लेयर एन आंसर इंटीजर, डिक्लेयर वैल्यू इंटीजर। मतलब 3 चीज़ें हैं, काउंट, आंसर और वैल्यू, और तीनों चीज़ें जो है वो हमारे पास किस में दी हुई है, इंटीजर में दी हुई है। रिपीट हमारा आइट्रेशन लगी हुई है, इनपुट वैल्यू हुई। इफ़ वैल्यू मतलब कि जो यूज़र वैल्यू एंटर कर रहा है अगर वो -1 के बराबर नहीं है, ठीक है,
देन आंसर के अंदर वैल्यू की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और फिर फॉर काउंट वैल्यू -1 टू 1 स्टेप -1। अब स्टेप -1 का मतलब ये रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। रिवर्स काउंटिंग का मकसद क्या है कि आपका रिवर्स काउंटर चलेगा 5 4 3 2 1, इस तरीके से वैल्यूज आपकी वो लेकर आएगा काउंट के अंदर, ठीक है। तो आपकी वैल्यू किस तरीके से चल रही है, कौन सी वैल्यू चेंज होगी, कहाँ पर चेंज होगी, उसके हिसाब से हमें आंसर लेकर चलेगा ये, ठीक है। और जब माइनस हो जाएगा तो आपका वैल्यू रिजल्ट आपकी जीरो होना या मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास है वो रिवर्स के अंदर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टेप -1 हमारे पास आ रहा है तो वो आपकी रिवर्स वैल्यू के हिसाब से चलेगा। मीन्स के 5 नंबर आपको दिए हुए तो वो 4 से स्टार्ट करेगा, 6 दिए हुए तो वो 5 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो इस तरीके से वैल्यूज़ को लेकर चलेगा। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इसने यहाँ पर आ गया, फिर लिखा आंसर को क्या होगा, आंसर जो है मल्टीप्लाई बाय काउंट हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, उसको वो मल्टीप्लाई बाय काउंट करेगा, जीरो है तो मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू उसके पास आपके पास आ रही है, या एम्प्टी है तो वो उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट काउंट आउटपुट आंसर एंड इफ वैल्यू इज -1, अगर -1 वैल्यू आती है तो पूरा प्रोग्राम भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब हम आते हैं हमारी वैल्यूज़ के ऊपर। हमने देखा कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हमारी ये 6 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर यूज़ होगी। हमारे प्रोग्राम में हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर रिपीट, इसने कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई तो नीचे अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी है। जब तक वो यहाँ पर इनिशियलाइज करे कोई वैल्यू ना बोले, आपने नीचे ट्रेस टेबल में कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग से नहीं लिखनी है। आपका प्रोग्राम आ गया यहाँ पर इनपुट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 5, क्या 5 नॉट इक्वल टू आपके पास है, ठीक है। क्या आपके 5 जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है, बिल्कुल नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर उसने क्या बोला, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आपके काउंटर की वैल्यू कुछ है ही नहीं तो एम्प्टी रहेगा आपके पास। आपके पास जो दूसरा नीचे प्रोग्राम आ गया यहाँ पर आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई बाय काउंट, क्योंकि काउंट कुछ हमारे पास चल रही ना है। हमारे वैल्यू स्टार्ट की बात करें तो हमारी वैल्यू स्टार्ट ही नहीं है, ठीक है। जीरो के ऊपर है क्योंकि 5 ऑलरेडी हमारे पास स्टार्ट होगा, स्टेप -1 है तो वो पहले की एक वैल्यू की बात कर रहा है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू है ही नहीं काउंट की, और आपकी वैल्यू क्या होती है 5, और अगर 5 को किसी खाली जगह से मल्टीप्लाई कर तो आंसर क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। अगर यहाँ 0 होता तो आंसर 0 हो जाता, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है तो आपके पास आंसर क्या आया 5। अब दोबारा से काउंटर ऊपर चला, नेक्स्ट काउंट, ठीक है। नेक्स्ट काउंट के लिए वैल्यू आपके पास आई ऊपर। अब आपके पास वैल्यू चलेगी, आपका काउंटर की वैल्यू हमारे पास है। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस होगी, तो माइनस हमारी वैल्यू हो रही तो क्या आंसर आया हमारे पास 4, ठीक है। अब प्रोग्राम आपका आ गया नीचे। अब 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा आपका आंसर तो 4 × 5, क्योंकि आंसर की करंट वैल्यू क्या है 5, 4 × 5 हमारे पास आंसर क्या हो गया 20। अब प्रोग्राम दोबारा से ऊपर चला क्योंकि काउंटर चल रहा है हमारा, तो 4 में से मतलब वैल्यू में से माइनस हमारे पास आ गया, ठीक है। स्टेप -1 हमारे पास चल रहा है तो 1, काउंटर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ठीक है। 3 के ऊपर आपके पास क्या आएगा, जो आपकी करंट वैल्यू 320 60, फिर दोबारा से स्टेप -1 के ऊपर तो 3 अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 के ऊपर आपकी वैल्यू हो जाएगा 2 × 60 120, ठीक है। अब जब 2 जब माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और 1 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 20। अब जब प्रोग्राम जब दोबारा से ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास 0 कुछ बचा नहीं है, तो माइनस स्टेप -1, ठीक है। तो स्टेप की वैल्यू आपकी शुरू से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर आ गया। अब इसने यहाँ पे क्या बोला है कि आप आउटपुट कर दो आंसर को, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, आउटपुट फौरन सेम लाइन के ऊपर चल रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, ये आउटपुट हो गया। अब प्रोग्राम आया यहाँ पर नीचे ऊपर आया तो इसने बोला क्या वैल्यू आपकी -1 है, इसने बोला नहीं हमारी वैल्यू की सब करंट वैल्यू क्या है 6 है 5 है सॉरी, तो अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या एंटर होगी 6। सेम क्योंकि पहली दफ़ा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे 5 के ऊपर एम्प्टी था इसी तरीके से 6 के साथ भी एम्प्टी रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू जब दोबारा से ऊपर चलेगी नेक्स्ट काउंटर, अब क्योंकि हमारी वैल्यू 6 थी, 6 से जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 5 हमारे पास आएगा, सॉरी 5 हमारे पास आया। अब 5 से वैल्यूज आपकी माइनस होगी, 5 6 30, दोबारा काउंटर ऊपर गया तो अब वैल्यू क्या हुई 4 3 ठीक है 1 2 12 और 0 120, फिर प्रोग्राम दोबारा ऊपर चला 3 के ऊपर आया
3 इंटू 120 360। अब दोबारा प्रोग्राम ऊपर चला तो 2 के ऊपर आया, माइनस के ऊपर। तो अब हमारे पास क्या किया कि अगर हम 360 को डबल करें तो 720 हमारे पास आया। अब आंसर आ गया हमारा 1 के ऊपर। 1 को जब हम करेंगे तो हमारे पास 70, और क्योंकि आउटपुट करना है, क्योंकि रिजल्ट हमारा 0 पे चला गया, तो आपके पास यहाँ पर आ गया -1 के ऊपर आउटपुट 720। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। -1 जब हमारे पास आ गया तो वो तो इक्वल टू हो गया, तो नीचे वाला कोई भी पार्ट नहीं चला, प्रोग्राम यहाँ से डायरेक्ट स्किप होके कहाँ पर आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आ गया तो प्रोग्राम की वैल्यू क्या थी आपकी, नथिंग थी, और ऑलरेडी हम उसको कैलकुलेट कर चुके थे। अब अक्सर बच्चे परेशान क्या होते हैं, वो आखिरी वाली वैल्यू को भी सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। देखो सवाल में ऑलरेडी क्या था, -1 के ऊपर अंटिल -1 कि वैल्यू की अगर वैल्यू इक्वल टू -1 हो जाए तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जो कि अभी हमने यहाँ पर करके दिखाया आपको। अब जैसे -1 आ गया, अब बेशक नीचे आपके पास जितनी लाइनें बच गई हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोग्राम रुक गया। उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आपने यहाँ पर मिस्टेक क्या करी। अब इस सवाल के अंदर आपके पास जो ट्रिकी पार्ट रहता है वो कि भाई 4 कॉलम है और 5 मार्क्स हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पर आपके 2 आउटपुट आने हैं, तो 2 मार्क्स इसके हैं। अगर आप ये पूरा सही लिखते हो तो आपको ये 2 नंबर यहाँ मिलेंगे, अगर ये पूरी एंट्री सही है तो 1 नंबर यहाँ मिलेगा, अगर ये पूरी एंट्री सही है तो 1 नंबर यहाँ पर और 1 नंबर यहाँ पर, तो टोटल 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, इज इट क्लियर, इट्स मेक सेंस। क्वेश्चन पार्ट बी, ठीक है, स्टेट द पर्पस, स्टेट द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम। बहुत आसान सवाल होता है और मोस्टली बच्चे सवालों को छोड़ के आ जाते हैं। ये एक सवाल 1 नंबर का तो है, बट ये 1 नंबर आपकी ग्रेडिंग को अप एंड डाउन कर सकता है। ठीक है, मीन्स A स्टार से A पे ला सकता है, C से D पे ले जा सकता है, D से C पे ले जा सकता है, A से A स्टार पे ले जा सकता है। तो ये 1 नंबर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस एल्गोरिथम को चेक करें ऊपर, ये एल्गोरिथम हमारे पास मल्टीपल काम कर रहा है। एक हम ये बोल सकते हैं कि आपका लूप रिपीट हो रहा है अंटिल -1 नहीं आए। दूसरा मेजर अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है आपके पास, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, कि अगर आपका लूप सही चल रहा है, वैल्यू सही है, तो आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, कि आपका जो इनपुट किया हुआ नंबर है उसको ये अपने काउंटर वैल्यू से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। या हम ये बोल सकते हैं कि भाई आपके जो नंबर्स इनपुट हो रहे हैं वो वैल्यूज चेक कर रहा है कि वो वैल्यू नेगेटिव है या नहीं है। तो इसके आसान अल्फाजों में हम ये बोल सकते हैं कि भाई आफ्टर इनपुट नंबर बाय 1 less than repeat, ठीक है, until value is again 1, या हम कह सकते हैं until -1, या फिर हम यहाँ पर क्यों मल्टीपल रीजन बन सकते हैं ना इसके, तो फिर हम भी बोल सकते हैं मल्टीप्लाई नंबर्स। ठीक है, तो वो आप इसको अलग अलग तरीक़ों से अपने जवाब को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, या अगर हम बहुत अप्रोप्रिएट वे में जाए कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये कैलकुलेट कर रहा है नंबर्स को, जो कि आपके म्यूटेशन प्री म्यूटेशन के ऊपर होते हैं, उन नंबर्स के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, जो भी नंबर आपके इनपुट्स हो रहे हैं उनको कैलकुलेट कर रहा है। तो मल्टीपल इसके रीजन हैं। आसान तरीका क्या है कि आप अपने सवाल में देखो, और जो उसका मेजर एरिया है, मेजर एरिया क्या है कि वैल्यू ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, या फिर आप इस वाले पार्ट को ले सकते हो, इसको ले सकते हो। ठीक है, अनटिल करवा सकते हो कि नंबर एक -1 के ऊपर आ रहा है। तो 3-4 रीजन में से कोई एक रीजन वहां पर मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम दैट वुड बी कॉज्ड in this algorithm if a value of 1 or 0 or less than -1 was input।
कि अगर वो इनपुट करता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। लाइक डिस्क्राइब द प्रॉब्लम दैट वुड बी कॉज्ड इन दिस एल्गोरिथम इफ अ वैल्यू ऑफ 1, 0 और लेस देन 1 वाज इनपुट, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, क्या करेगा, ठीक है। तो आप बताओगे भाई काउंट जो है वो आपका 1 से स्टार्ट है, वैल्यू से स्टार्ट है, वो जिस भी वैल्यू को मेंशन करेगा वो काउंटर उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस करेगा, चलाएगा प्रोग्राम को। लाइक वर्ड एक्सेप्ट द वैल्यू एज काउंट वैल्यू, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आपकी ऐड होगी वो वैसे भी क्या कर रहा है, आपसे माइनस कर रहा है और ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वर्ड कीप रिड्यूसिंग बाय 1, ठीक है, एंड वर्ड नेवर रीच -1, ठीक है, कि अगर वो कभी -1 पे पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर हमारे पास एक आता है जो हम अक्सर रन टाइम एरर में यूज करते हैं वर्ड को, देयर would be an endless loop, क्योंकि उसको अपनी कभी भी प्राइमरी मिलेगी नहीं। अगर -1 के हिसाब से चल रहा है तो वो लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि और है। तो ये तीनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, ऐड हो सकता है, रिपीट कर सकता है, -1 कर सकता है, और -1 करेगा तो एंडलेस लूप के ऊपर जा सकता है वो, ठीक है। वो किसी ऐसी जगह पे जाएगा कि उसमें कोई कंडीशन उसकी मीट ही ना हो रही हो। यहाँ पर इन सवालों के अंदर जो बता रहे हैं कि जो नॉर्मली मिस्टेक हमारे पास क्या होती है, बच्चा यहाँ पर हमारे पास 82 लिख देता है, यहाँ पर 80 लिख देता है, या ऊपर 80 लिख दिया और नीचे 81 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। जब एक्सप्लेन करने की बात आई तो वहाँ पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो बोलता है कि भाई ये नॉर्मल डेटा है, ये रिजेक्टेड डेटा है, ये एक्सेप्ट डेटा है, बट वो सिस्टम में करेगा क्या, वो सिस्टम में रिजेक्ट करेगा या नहीं करेगा। इफ नॉर्मल है दैट विच वुड और दैट वुड बी रिजेक्टेड बाय अ प्रोग्राम बिकॉज द सिस्टम इज ओनली डिजाइन टू एक्सेप्ट value within 80s. 80 is an extreme or boundary value, the largest value or the largest number that would be accepted in the program. ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। गॉट इट? इफ़ यू स्टडीड प्रॉपरली लॉजिक गेट्स को, आसान सवाल हैं, 4 से 6 नंबर या 8 नंबर के सवाल आपके पास आते हैं और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाते हैं और हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आसान आसान सी एक्सप्रेशंस आपके पास आती हैं, ठीक है। आपके पास लॉजिक एक्सप्रेशन आपके पास है, आपकी इक्वेशन दी हुई है कि आपकी इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, ठीक है। नॉट पी और क्यू, नैंड क्यूज और आर आपने देखते हुए बनाना है, बहुत सिंपल से। आपके पास अगर हम पहले ए, हम बी, पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लाइन बनाई जिसपे उसने पी के साथ क्या बनाया हुआ है, नॉट बनाया हुआ है। पी पे आपके पास आ गया नॉट गेट। अक्सर बच्चे नॉट के लिए ये आखिरी वाला सर्कल नहीं बनाते, तो ये मिस्टेक्स होते हैं जो आपके मार्क्स कटते हैं, तो आपने ये लाजमी बनाना है। देन सेकंड पार्ट और क्यू, सो वी डिजाइन और, देन वी हैव टू ऐड द क्यू, ठीक है। कंबाइनिंग द 2 1, हमारे पास यहाँ पे गेट कौन सा है, नैंड गेट बना हुआ है, हमने नैंड गेट बनाया। नैंड गेट पे भी यही मिस्टेक होती है, इसका सर्कल आप लोग नहीं बनाते। तो हमारा पहली इक्वेशन यहाँ पर क्या हो गई, कनेक्ट हो गई हमारे सेंटर गेट से। रह गई हमारी इक्वेशन नंबर बी। बी पे क्या बोल रहा है, क्यू जोर आर, तो हमने कहा भाई ठीक है, क्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया, जोर के लिए हमारे पास 2 लाइंस बनती हैं और आर, क्यूज और आर, एंड वी कनेक्टेड।
हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और हमारा ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपने शेप सही से बनाए, आपने कनेक्शन सही से बनाए, तो 4 में से 4 नंबर आपके कंफर्म इसके अंदर हो जाते हैं। गिवन है, चाहे आप एक्सप्रेशन को लेके सॉल्व करो या सर्किट को लेके सॉल्व करो, अगर आपने सर्किट सही बनाया है तो फ़ायदा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आती है, और सबसे पहले हम नॉट पी को करते हैं, डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं ताकि हमें याद रहे हमने कहाँ पे किसके लिए किया है। नॉट पी, नॉट पी का मतलब होता है अपोजिट। क्या आप कोई जो वैल्यू है इसको अपोजिट कर लें, ठीक है, और इसका अपोजिट हमारे पास क्या है, 1 1 1 1 0 0 0 एंड 0। अब इसके अलावा हमें इसको क्यू के साथ करना था, तो हमने यहाँ पर किया कि भाई ठीक है, हमारी एक एक्सप्रेशन हो गई है। दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, नॉट पी और क्यू, मतलब नॉट पी एंड देन क्यू, दोनों के बीच में और है। तो 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1, 1 + 1 1, 0 + 0 0 + 0, 1 + 1 1 + 1 इज इक्वल टू 1। अब हमारा क्या है, Q जोर R, मतलब Q और R के बीच में जोर। जोर पे हम लिखते थे कि भाई सेम होगा तो आंसर क्या होगा 0, ऑपोजिट होगा तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, हम यहाँ पे 0 0 का मतलब 0, 0 1 अपोजिट है तो 1 आ गया, ये दोनों भी अपोजिट है तो 1 आ गया, ये दोनों सेम है तो 0 आ गया, सेम 0 अपोजिट 1 अपोजिट 1 और सेम पे हमारे पास क्या है 0 आ गया। अब लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि हमें अब एंड निकालना है, मतलब पहले एंड अप्लाई होगा फिर और अप्लाई होगा, एंड देन नॉट। ठीक है, नेट हमारे पास है ना, तो अब हमें किसका निकालना है, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का। वन इंटू 0 0 + 1, ठीक है, 1 इंटू 1 एंड देन ऑपोजिट 0, 1 इंटू 1 ऑपोजिट 0, then 1 into 0 0 opposite 1, 0 into 0 opposite 1, 0 into 1 0 opposite 1, 1 into 1 opposite 0, 1 into 0 opposite 1। ठीक है, इट्स वेरी इजी अगर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हैं तो। अगर याद नहीं है और आपको नहीं पता जोर कैसे काम कर सकता है, नॉट कैसे काम कर रहा है, then it's going to be very much difficult for you to attempt this question। जो मैंने अभी करके भी बता दिया तो आपको पता हो गया कि किसका आंसर कैसे है। एंड के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, और के अंदर हम ऐड करते हैं, नॉट के अंदर हम इन्वर्स करते हैं, नोर जो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ, नोर में पहले आप अप्लाई करते हो और उसके आंसर को कर देते हो नॉट। इसी तरीके से एंड, जो हम नैंड की बात करते हैं, नैंड में क्या होता है, पहले एंड अप्लाई होता है, उसके रिजल्ट जो आता है उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, नॉट अप्लाई करते हैं। और जोर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेम वैल्यू के ऊपर क्या अप्लाई होगा 0, अपोजिट वैल्यू के ऊपर आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं है इसको याद रखने का। फर्स्ट पार्ट, दिस हैज द फंक्शन लेंथ x, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग x, कि जो स्ट्रिंग x है, मतलब कि कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग की है उसके अंदर है, वो उसकी लेंथ को स्टोर करके रखा है। ठीक है, राइट द सूडो कोड स्टेटमेंट 2, अलाउ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू बी इनपुट टू एन अप्रोप्रिएट वेरिएबल, स्टोर दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड main.txt, calculate the length of the line of the text and output the text line lowercase allow with its length, store the lowercase line of the text in the text file called
lowercase.txt. Make sure that any variables used are declared and both text file are closed after they have been used. हमें फाइल से पता चल गया कि ये सवाल कहाँ से आया है, आपके फाइल हैंडलिंग वाले में से सवाल आया है। किस में से आया है? फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग के अंदर अगर हम बात करें इनपुट, तो इसका मतलब है फाइल क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है, ठीक है। उसके बाद स्टोर हो रही है वैल्यू। जब भी आप क्रिएट की बात कर रहे हो तो उसने बोला कि भाई आपकी जो लाइन है वो आपको किस तरीके से स्टोर करानी है। तो ये वाली लाइन भी क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है, और ये वाली फाइल जो है वो भी क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है, क्योंकि टेक्स्ट उसमें स्टोर किया जा रहा है। अगर फाइल हैंडलिंग का सिंटैक्स याद नहीं है तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इफ़ यू रिमेंबर द फाइल हैंडलिंग टेक्स्ट के हम ओपन करते हैं, हम कब क्लोज करते हैं, उसके सारे सिंटैक्स हैं, तो देन इट्स इज़ अ वेरी इजी एंड द सिंपल फाइल। आसानी से आप इसके अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब 6 नंबर है, 6 में से 6 भी ले सकते हो आप, और आधे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अगर आपने 2 पॉइंट सही लिखे, मतलब पहला पार्ट किया दूसरा पार्ट नहीं किया। और इसका फ़ायदा पता है कि अगर आपने पहला पार्ट सही किया है तो दूसरे पार्ट को आपने मिस्टेक उसमें होनी ही नहीं है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले उसने आपको बोला कि भाई आपने डिक्लेयर भी करवाना है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो डिक्लेयर कराने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत है। जैसे उसने जहाँ जहाँ इनपुट की बात की, एक वेरिएबल ये रहा। दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है? जिसके अंदर हमें लोअर केस इस्तेमाल करना है। तो 2 आपके पास वेरिएबल यहाँ पर मेंशन है, तो हम यहाँ पे करेंगे डिक्लेयर इन लाइन टेक्स्ट, जो आपका पहला टेक्स्ट है, ठीक है। डिक्लेयर इन लाइन टेक्स्ट, क्या है? डेटा टाइप स्ट्रिंग, डिक्लेयर लाइन टेक्स्ट लोअर, लो केस में जो हमें सेव करानी है। देखो आप इनके नाम अपनी मर्जी से ले सकते हो, बट फाइल का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। जो फाइल का नाम है वो आपने चेंज नहीं करना, उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब हमें इसको लेकर चलना है कि भाई हमारे पास टेक्स्ट ऑफ लाइन है, वो किस तरीके से स्टोर होगी, कहाँ इनपुट होगी, ठीक है। हमने यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट लिया, हम आउटपुट मैसेज दे सकते हो। हम यहाँ बोल सकते हैं भाई आउटपुट एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। देन इनपुट हमारा वेरिएबल है, क्या बनाया हुआ हमने? इनलाइन टेक्स्ट बनाया हुआ है, इन लाइन टेक्स्ट, ठीक है। अब क्योंकि हमने इनपुट कराना है, हमें किसी फाइल में सेव करवाना है और प्रोग्राम एक साथ चलता है, हमने कहा भाई ठीक है ओपन करो अब यहाँ पे फाइल को, ओपन। पहली फाइल हमारे पास है ओपन फाइल, कौन सी हमारी फाइल है पहली? इसने ऊपर मेंशन किया हुआ है आपके पास ऑलरेडी, मेन। ओपन फाइल, main.txt। अभी हमें ओपन किस लिए करनी है? फॉर राइट पर्पस। उसने हमें कहा था कि भाई हमें लिखवानी है लाइन को, तो आपने मेंशन करना है फाइल का नाम, ठीक है। अब हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट, राइट फाइल, क्योंकि हम ऑलरेडी इनपुट ले चुके हैं फाइल का ऊपर। इनपुट राइट फाइल हमारे पास आ गई, जो इसका सिंटैक्स है। राइट फाइल के बाद आपके पास आ जाएगा मेन फाइल का दोबारा से अगेन कि भाई हमें इसमें स्टोर करवाना है
क्या स्टोर करवाना है? जो हमारा वेरिएबल है, हमने लिखा कॉमा और ये हमारा इनलाइन टेक्स्ट। इनलाइन टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा, जिसका मकसद क्या हुआ कि भाई हमने इनपुट लिया है, फाइल ओपन कराई, यहाँ पे फाइल ओपन हुई, उस फाइल के अंदर एक कमांड हमने लिखी कि भाई आप मेन फाइल के अंदर एक वेरिएबल हमारे पास है जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको उस फाइल में क्या कर दो, स्टोर कर दो। उसने ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एक बात बोली हुई कि आपने फाइल को क्या करना है, क्लोज भी करना है। तो हमने कहा ठीक है क्लोज कर देते हैं। सो क्लोज फाइल, क्लोज फाइल मेन txt। अब ये तो हमारे जो पॉइंट ऊपर के दो थे, ये दो पॉइंट तो हमने यहाँ पर क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब हमें नीचे वाले पार्ट पे जाना है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लेंथ साइज। हमारे पास बात कर रहे हैं कि भाई आपने कैलकुलेट करवानी है लेंथ को, और साथ ही साथ जो है हमें एक नया लोअर केस में भी सेव करवाना है। हमने कहा ठीक है, आपके पास आ जाएगा पहला लाइन। तो हमारा वेरिएबल जो हमने इस्तेमाल किया है उसको हम यूज़ करेंगे, हमारा वेरिएबल क्या, लाइन टेक्स्ट लोअर, लाइन टेक्स्ट लोअर। अब इसमें जो चीज़ स्टोर होगी, जो हमारी ऑलरेडी हमने इनपुट कराई हुई चीज़, ठीक है। तो एल केस लोअर केस के लिए कैपिटल लेटर में आता है, एल केस ब्रैकेट ओपन और इन लाइन टेक्स्ट, जिसमें हमारे को यूज़र ने क्या किया है, टेक्स्ट को एंटर किया हुआ है। तो पहला हमारा लोअर केस वाली पार्ट यहाँ पर आ गई। फिर उसने कहा भाई आप उसको आउटपुट भी करवाओ उसकी लेंथ के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आउटपुट लाइन टेक्स्ट लोअर, ठीक है। साथ ही साथ उसका साइज बताना था हमारे को, तो हमने लिखा भाई लेंथ इन लाइन टेक्स्ट, कि जो भी वर्ड आपने एंटर किया है उस फाइल में उसके कितना नंबर है, ठीक है। साथ में उसने बोला कि भाई सेकंड लाइन के अंदर अब इसको क्या कराओ, स्टोर कराओ सेकंड फाइल में। हमने कहा ठीक है, सेकंड फाइल ओपन कर दें, ओपन फाइल। सेकंड लाइन हमारी क्या मेंशन थी, लोअर केस txt, लोअर केस txt फॉर राइट, क्योंकि लोअर केस में करके हमें इसको स्टोर भी करना है, जो कि पॉइंट नंबर 4 में हमें 3 में मेंशन किया हुआ है, राइट। अब क्योंकि हमारे पास ये फाइल राइट हो जाएगी, हमने ओपन करा, अब हमें इसके लिए राइट के लिए कमांड लिखेंगे, राइट फाइल। सबसे पहले फाइल का नाम आएगा लोअर केस डॉट txt कोमा और वेरिएबल का नाम, हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, ये रहा। सो लाइन टेक्स्ट लोअर। तो इससे क्या होगा कि फाइल में क्या होगा, जाकर सेव हो जाएगी। एंड देन एंड के ऊपर क्लोज फाइल, क्लोज फाइल हमारे पास आ गया, और आखिरी क्लोज फाइल का नाम लोअर केस डॉट txt। एक में डायरेक्ट इनपुट है एक फाइल में, और दूसरी फाइल के अंदर उसको लोअर केस करके स्टोर करवाना था। दोनों अलग अलग फाइलें थी, एक फाइल थी भी नहीं, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान ये था कि आप इजीली उसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। सो फर्स्ट पार्ट, जैसे फर्स्ट 2 पॉइंट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर आ गया लाइन क्लोज मेन फाइल तक आ गया। उसके बाद आपका जो पार्ट था कि भाई आप लोअर करो फाइल को और उसको सेव करो, ठीक है। तो आपने सेव करवाने के लिए उससे लोअर केस कर दिया, एल केस लोअर केस के लिए इस्तेमाल होता।
अगर वो बोलता कि भाई अपर केस करना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यू केस को यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, डेटाबेस। वेरी इजी, दिमाग का थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ यूज ऑफ योर कॉमन सेंस, ह्यूमर्स आपके पास है कि आपके भाई सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपका अच्छा है तो आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। स्टेट द नंबर ऑफ द फील्ड्स एंड द रिकॉर्ड इन दिस डेटाबेस टेबल। कि आपके पास फील्ड एंड रिकॉर्ड के अंदर, जैसे हमारे पास है कितनी फील्ड्स है, हमारी फील्ड्स होती है काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो 15 हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड्स आ गए। कितने हमारे पास हैं, 15। फील्ड हमारे पास कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो फील्ड्स हमारे पास कितनी है, 11। तो सिर्फ इस काउंटिंग के आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं, तो मीन्स 11 एंड देन 15। कोई कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। दे आस्क यू के स्टेट द नंबर ऑफ द फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस टेबल। आपने मैनुअली काउंट करना है, आपने नंबर्स को नहीं देखना। अगर आप नंबर्स को देखोगे, देखो ऊपर आ रहा है 10456, 6 के बाद 201, ठीक है, वैल्यू चेंज हो रही है, फिर 5 के बाद 301। तो आप इन नंबर्स को चेक नहीं करोगे, आप मैनुअली काउंट करोगे कि आपके कितने रिकॉर्ड्स हैं और कितनी फील्ड्स हैं। तो वी गॉट द आंसर ओवर हियर। अब हमारे पास आ रहा है स्टेट द रीजन वाई द टाइप फील्ड वुड नॉट बी सुटेबल एज अ प्राइमरी की। हमारी जो प्राइमरी की है उसने टाइप का बताया है कि टाइप में उसने बोला कि भाई क्यों नहीं हो सकती। देखो टाइप में पहली लाइन में आपको 2 दफ़ा सेम वर्ड दिख गया, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल आसान अल्फाजों में, डेटा इज नॉट यूनिक, ठीक है। बहुत सिंपल सी, कोई एक्स्ट्रा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि एज पर द टेबल इट्स मेंशन दैट कि देयर इज अ 2 एंट्री 3 एंट्री 4 एंट्री, नथिंग। कि आपने उसको मैनुअली चेक करा, जहां आपने देखा कि भाई एक अल्फाज 2 दफ़ा आ रहा है, तो आप सिंपल बात कर दोगे भाई डेटा इज नॉट यूनिक, ठीक है। तो आपने बस सिंपल सा जवाब देकर इसको अपने यहाँ पर पॉइंट्स सिक्योर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, the database uses only the data types alphanumeric, character, boolean, integer, real, date and time। अब इसने यहाँ पर हमसे पूछा है कि भाई complete the table to show the field that could have the given data type। only one field name is required in each box, each field name must be different। आपने सबके नाम अलग अलग इस्तेमाल करने हैं और एक जो डेटा टाइप जहाँ इस्तेमाल हो गई उसको दूसरे पे नहीं करना, ठीक है। हम ऊपर जाते हैं, हम अपने डेटाबेस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है। रूम नंबर को देखें तो इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों गिवन है, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारे पास यहाँ पर है। टाइप में अगर देखें तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारे पास टेक्स्ट बेस है कि आपके पास टेक्स्ट है, इसको भी हम अल्फ़ा न्यूमेरिक में कंसीडर कर सकते हैं। हमने गेस्ट को देखा तो गेस्ट में क्या लिखे हुए, सारे होल नंबर हैं, कोई भी नंबर आपका डेसिमल में नहीं है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि आपके पास जो है वो इंटीजर वैल्यू आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास रेट जिसमें डेसिमल में वैल्यू दी हुई है, तो वो सारी की सारी वैल्यू किसके अंदर हमारे पास आ रही है, रियल में आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 2 अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं, राइट। गेस्ट आपका क्या होगा, इंटीजर है। रेट आपके पास क्या है, रियल है। बाकी मंडे ट्यूसडे से लेकर जितनी वैल्यूज हमारे पास हैं वो सारी की सारी किस में गिवन है, बूलियन के अंदर गिवन है। किस में गिवन है हमारे पास, बूलियन के अंदर गिवन है। तो अब यहां तो बहुत ज्यादा है, अब नीचे सवाल देखते हैं हम। ओनली वन फील्ड नेम इज रिक्वायर्ड इन ईच बॉक्स एंड ईच फील्ड नेम मस्ट बी डिफरेंट। कि आप एक ही नाम यूज कर सकते हो और एक नाम जो है दूसरों से क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक में आप क्या कर सकते हो, टाइप को यूज कर सकते हो,
जो फील्ड का नाम था। बूलियन हमारे पास है तो वो सारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी एक डे का नाम आप यूज़ कर सकते हो। हमने कहा भाई मंडे। रियल हमारे पर रेट में मेंशन था, जैसे फील्ड का नाम लिखा है वैसे फील्ड का नाम लिखा है, उसे डॉलर साइन था तो यहाँ पे डॉलर साइन आएगा। इंटीजर हमारे पास किस में था, क्या नाम था फील्ड का, नंबर ऑफ गेस्ट्स। सो हमारे पास आ गया गेस्ट। ठीक है, तो अब इसी के साथ आपके पास वैल्यू मेंशन हो गई कि चारों जो है वो टीम के नाम अलग अलग हैं। हमने ऊपर फॉर्म में देखा, यहाँ पे टेबल में देखा कि हमारे पास क्या क्या नाम आ सकते हैं और किन किन नामों को जो है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। मैंने ऊपर यहाँ पे हाईलाइट किया है, देखो कि आपका रूम नंबर और टाइप दोनों अल्फान्यूमेरिक में आ सकते हैं। आप टाइम लिखो, रूम नंबर लिखो, दोनों एक्सेप्टेड है। इसी तरीके से बुलियन के अंदर मंडे से लेकर संडे तक कोई भी एक फील्ड आ सकती है, तो आप किसी एक को भी जो है वो वहाँ पर यूज़ करवा सकते हो। अब हमारे पास सवाल है, सेलेक्ट द रूम नंबर, टाइप, गेस्ट एंड रेट। बुकिंग जो हमारे टेबल का नाम है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मंडे नॉट इक्वल टू ट्रू, कि उन डिटेल्स को आप आउटपुट करोगे जिसमें मंडे फॉल्स है। ठीक है, मंडे नॉट इक्वल टू ट्रू है। हम ऊपर जाके बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, किन किन चीज़ों को लेके चलना है। मतलब कि फॉल्स हमारे पास आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट ट्रू है ना, उसने इक्वल टू ट्रू की बात नहीं की। नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स, कंफ्यूज करने के लिए। मैं बाकी सारी चीज़ें मिटा दूँ ताकि आपको पूरा कोड जो है वो आसानी से देख सको, क्योंकि हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे, कुछ चीज़ें हाईलाइट करेंगे। अब आ गया मंडे के ऊपर। मंडे के ऊपर हमें हाईलाइट ये करने के बाद जो ट्रू नहीं है, मीन्स आपके पास ये रहा जो ट्रू नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है, ये भी ट्रू नहीं है। उसके बाद आपके पास ये वाला भी ट्रू नहीं है, और लास्ट वाला भी आपका क्या है, ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डेटा वहाँ पे आउटपुट होगा, उसने क्या मांगा था सीक्वेंस के अंदर, कि रूम नंबर, टाइप, टाइप के बाद उसने क्या बताया, गेस्ट नंबर और रेट। मतलब चलो ये सीक्वेंस के अंदर ही है। तो सबसे पहले एंट्री आपकी क्या आएगी, 104S सिंगल 172। अब नीचे देखते हैं उसे जगह क्या दी हुई है आपको बहुत सारी लाइन्स दी हुई है उसने। तो इसका मतलब है कि आप आराम से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे हमने बात की 104S था, सिंगल था, गेस्ट 1 था उसके अंदर, राइट, और वैल्यू 72 थी। 72 आगे क्या है उसमें मेंशन किया होगा, 72.50। सेकेंड हमारे पास क्या है, 105, 70.50। क्योंकि लाइंस आपको इतनी सारी दी हुई है तो आपको हर लाइन में एक रिपोर्ट लिखनी है। 5S था, सिंगल था। अच्छा, अगर सिंगल की स्पेलिंग वहाँ पे कैपिटल एस है तो आपने भी कैपिटल एस लिखना है। गेस्ट 2 थे, सॉरी 1 थे, 1 थे, और नीचे खाली 10 चेंज था ना, 1172.50। ऊपर जाके देखते हैं तीसरा हमारे पास क्या था, 201F फैमिली 4160, 201F फैमिली 4160.00। जैसा डेटा वहाँ मेंशन है वैसे डेटा आपने मेंशन करना है। इसके बाद हमने हाईलाइट क्या किया था, अभी आ गए हम यहाँ पर 301D डबल 200, 301D डबल 2, और आंसर आपका क्या है 200। वापसी ऊपर गए, और इसके बाद अब हम आ गए यहाँ पर 304 सूट 6 and 700, 304
P suit 6 and then 700। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप पढ़ के करोगे तो इसमें भी 3 नंबर आपके प्रॉपरली सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, आपका स्किल सेट, आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी चेक्ड, यहाँ पर की जाती है, इसके हिसाब से की जाएगी। इसको आपने जितना अच्छा समझा उतना अच्छा इसका सॉल्यूशन बन सकता है। अगर आपने नहीं समझा तो आपका वो जवाब गलत हो जाएगा। एज मैंशन अर्लियर, a one dimension array room contains the name of up to 20 rooms in a house. 2D array dimensions is used to store the length, width and area of each room। क्या उस रूम की क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन है। फिर मेंशन है द पोजीशन ऑफ एनी रूम्स डेटा इज द सेम इन द बोथ एरेज। इंडेक्सिंग सबकी सेम है जो हर सवाल के अंदर मेंशन होती है। द डेटा इंडेक्स 5 ऑफ द डायमेंशन बिलोंग्स टू द रूम इन इंडेक्स 5 ऑफ 5, सबका 5 5 है। द वेरिएबल नंबर्स स्टोर्स द नंबर ऑफ द रूम फॉर विच डेटा इज टू बी इनपुट। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 3 रूम्स बट नॉट मोर देन 20 रूम्स। बहुत सिंपल सी चीज़ें इसने बताई हुई। देन रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट, स्टोर्ड एंड वैलिडेट। वैलिडेट उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई आप एटलीस्ट 3 या मैक्सिमम 20, नॉट मोर देन 20 आप उसमें काम कर सकते हो। वैलिडेशन यहाँ पर है। अलाउ द नेम ऑफ द रूम एंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम इन मीटर्स टू बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड। कि आपने जो एंट्री करवानी है उसकी, जिसमें विड्थ, लेंथ और रूम, उसको एंटर करवाने के बाद आप स्टोर भी कराओगे 2D एरिया के अंदर। तीसरा पॉइंट हमारे पास मेंशन है अलाउ द एरिया ऑफ ईच रूम टू बी कैलकुलेटेड एज द लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड स्टोर एज द स्क्वायर मीटर राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कि आपकी 2 डेसिमल प्लेसेस को लेते हुए आपने जो है उसको स्टोर करवाना है। देन कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स बाय एरिया इन स्क्वायर मीटर राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय द एरिया। आउटपुट द नेम्स ऑफ द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय द एरिया। आउटपुट द टोटल एरिया ऑफ द रूम हाउस एंड द एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स। जब हम एरिया एक रूम का कैलकुलेट करेंगे तो उसको पूरे रूम से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपके पास आ जाए चीज़ें। इसमें जो सोचने वाली चीज़ है वो ये कि भाई आपने सारे फार्मूले, सारे पॉइंट्स, उसके बाद आपने आउटपुट करवाना है द नेम ऑफ ऑल द रूम्स विद देयर डायमेंशन एंड एरिया, नेम ऑफ द लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय द एरिया, आउटपुट द टोटल एरिया ऑफ द हाउस एंड द एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स बाय द एरिया। अब करना क्या किया आपको, यू मस्ट यूज द सूडो कोड और प्रोग्राम कोड। ठीक है, and 8 comments which is compulsory all the time. Explain how your code works. You do not need to declare any array variable. You may assume that this has already been done. All inputs and output must contain suitable messages. तो हमें इसमें डिक्लेयर कराने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हुए हुए 2 ही वेरिएबल है। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ इनिशियलाइज कराना है तो आप करवा सकते हो, जिस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी मेजर एरियाज़ हैं कि आपने रूम्स के इनपुट्स करवाने हैं, वैल्यू स्टोर करवानी है, लेंथ स्टोर करवाना है, विड्थ स्टोर कराना है, एरिया कैलकुलेट करवाना है, स्क्वायर फीट के अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस पे होने चाहिए, वैलिडेशन होनी चाहिए, फिर आपको सारी की सारी चीज़ें आखिरी में आउटपुट भी करवानी है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताई गई है कि हमें करनी है, वैलिडेशन। क्योंकि इनपुट से पहले हमारे पास क्या है, वैलिडेशन है। मतलब इनपुट भी हो रहा है, वैलिडेशन भी हो रही है हमारे पास। हम अब किस तरीके से रूम्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कमेंट लगाते हैं। सबसे पहले इनपुट एंड वैलिडेशन
ऑफ नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स की वैलिडेशन हमें करवानी है। हमने यहाँ पे लगाया भाई सबसे पहले रिपीट, देन आउटपुट। आउटपुट क्या करना है, हाउ मेनी रूम्स आर इन द हाउस। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हो कि भाई आपके नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 3 और लेस देन 20, या आप उसको एरर मैसेज के अंदर ये बात बता सकते हो। हमने कहा भाई इनपुट, इनपुट के साथ हमारा वेरिएबल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि भाई हमने यहाँ पे क्या ले लिया, नंबर को अज्यूम कर रहे हैं कि नंबर हम ले रहे हैं, बल्कि ऐसे नंबर मेंशन किया होगा, ये रहा नंबर जो स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो नंबर हमारे पास आ गया कि उसने नंबर क्या इनपुट किया। अब इसके बाद हमारी कंडीशन लगेगी, हमने लगा भाई इफ नंबर if number is less than 3 or number is greater than 20, तो आप क्या करो, then output number must be between 3 and 20 inclusive try again, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जैसे मैंने कहा था या तो ऊपर बता दो या नीचे बता दो, कहीं ना कहीं बताना ज़रूरी है, तो हमने बता दिया। देन एंड इफ, क्योंकि इसमें फॉल्स कंडीशन हमें ज़रूरत ही नहीं है। एंड इफ until number greater than equal to 3 and number less than or equal to 20। मतलब ये वाला जो कोड हमने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये जब तक चलता रहेगा जब तक यूजर 3 या 3 से बड़ा 20 या 20 से छोटी वैल्यू नहीं डालता। अगर लेस देन 3 है और ग्रेटर देन 20 है तो उसके पास एरर मैसेज आएगा, अदरवाइज ये वाला पार्ट हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और पार्ट लिखते हैं कि हमारे ये पार्ट खत्म हो गया जिसमें हमने वैलिडेशन लगा लिया इनपुट नंबर ऑफ रूम्स के ऊपर, जो पहले रिक्वायरमेंट थी। अब हमें एंटर करने हैं नंबर्स कि भाई रूम का नाम क्या है, रूम का साइज़ क्या है, रूम की विड्थ की मतलब लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लेनी है। अब आप यहाँ पर जो भी हमारा काउंटर है, इंडेक्स वैल्यू लेनी है, जो भी हमारे पास है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ मेंशन करेंगे कमेंट, जिसमें हम लिखेंगे इनपुट ऑफ रूम नेम्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस हमारे पास आ जाएंगी, जो भी डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, जो कि ज़्यादा हमारे पास है। हम एक लूप के अलावा मल्टीपल लूप में भी चला सकते हैं, सिंगल लूप में भी चला सकते हैं। सिंगल लूप में चलाओगे ज़्यादा बेहतर है, मल्टीपल लूप में चलाओगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम करना पड़ेगा कि भाई आप पहले रूम का बताओ,
फिर दूसरे रूम का बताओ, फिर तीसरे रूम के 3, मतलब कि पहले आपको लूप खोलना पड़ेगा, वो काफ़ी कन्फ्यूजन भी रह सकती है। हमने कहा भाई ठीक है, हम सिंपल सा लेके चलेंगे, कहेंगे भाई फॉर काउंट या इंडेक्स इक्वल टू 1 to नंबर्स। ठीक है, नंबर्स उसने ऑलरेडी एंटर किए होंगे ऊपर। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे लिखा भाई आउटपुट एंटर द नेम ऑफ रूम एंड व्हाट इज कॉमा क्लोज कोमा इंडेक्स। इस इंडेक्स से क्या होगा, उसको रूम का नंबर पता चलेगा। भाई पहला नंबर के लिए, पहले रूम की बात हो रही है। ठीक है, क्या भाई वो किसकी बात कर रहा है, 1 to 3 है, 1 to 4 है, जितने भी उसकी बात, तो पहले की बात कर रहा है। भाई पहले की एंट्री करो, क्योंकि हमें रूम की वैल्यू स्टोर करवानी है। हमने लिखा भाई इनपुट रूम्स। ठीक है, जो हमारे रूम्स का नाम है। ठीक है, उसने ऑलरेडी बताया हुआ है, हमारे को रूम्स के नाम से दिया हुआ है। तो इंडेक्सिंग हमारे पास होगी बहुत सिंपल सी। हमने क्या किया, यहाँ पर इंडेक्स कर दिया। तो जो भी डेटा हमारे पास स्टोर हो रहा है, पहली दफ़ा चला इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1। रूम्स के अंदर हमारा एरे है जिसमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो डेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमारे पास है, जैसे हमने रूम का नाम एंटर कराया तो रूम की लेंथ और विड्थ भी हमें एंटर करवानी है, ताकि वो डायमेंशन वाले एरे के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। हमने यहाँ पे लिखा आउटपुट एंटर द लेंथ ऑफ रूम इन मीटर्स। अब ये मीटर कहाँ से आया, उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया था कि भाई हमें मीटर्स के हिसाब से चाहिए वैल्यू। तो इनपुट आ गया हमारे पास, और हमारा जो एरे बना हुआ था डायमेंशन के नाम से, डायमेंशन आ गया। अब इसकी इंडेक्सिंग, क्योंकि ये 2D एरे है, अगर आप देखो ऊपर जाकर तो यहाँ पर इसने बताया है कि पहले पे लेंथ है, दूसरे पे विड्थ है, और तीसरे पे क्या है, एरिया है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर चलेंगी कि हमारे पास जो डायमेंशन है हमें उसको किस तरीके से लेकर सेव करवाना है, क्या करना है, 3 एरिया के ऊपर हमारे पास यहाँ पे बात चलेगी। सो 1 के ऊपर हमारे पास आएगा, हमने लिखा भाई इंडेक्स कोमा 1। ठीक है, सेम चीज आउटपुट एंटर द विड्थ, enter the width of the room in meters। ठीक है, इनपुट डायमेंशन इंडेक्स। अब क्योंकि विद कॉलम 2 के ऊपर सेव हुई है, तो हम यहाँ पे करेंगे इंडेक्स कोमा 2, तो वो 2 के ऊपर जाकर वैल्यू को स्टोर करवाएगा। अब क्योंकि हमें एरिया निकालना है और एरिया का फार्मूला उसने हमें यहाँ पे मेंशन किया है कि एरिया निकालने के लिए आपके पास क्या है, ये रहा, लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ, सॉरी मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एंड स्टोर स्क्वायर मीटर्स इन राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्या हमें राउंडेड क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर करना है। तो अब यहाँ पर हमारा एक फार्मूला लगेगा 3 के लिए। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे भाई डायमेंशन इनपुट के बाद, या आप यहाँ पे कमेंट लगा सकते हो, कर सकते हो, कैलकुलेटिंग एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ रूम। हमने यहाँ पे कमेंट लगा दिया। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डायमेंशन हमारे पास आएगा सबसे पहले, तो मैंने कहा भाई डायमेंशन है, डायमेंशन, डायमेंशन कौन सा, इंडेक्स कोमा 3। कोमा 3 में क्या था हमारे पास, एरिया था।
अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, क्योंकि उसने राउंड 2 डेसिमल बोला था, तो रूटीन हमारे पास लगेगी राउंड ब्रैकेट ओपन डायमेंशन, डायमेंशन इंडेक्स कॉमा 1, डायमेंशन इंडेक्स कॉमा 1, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, डायमेंशन 2 के साथ। तो हमने लिखा भाई डायमेंशन इंडेक्स कॉमा 2, ठीक है। 2 के ऊपर क्या स्टोर हुई हुई है, विद। 1 के ऊपर स्टोर थी लेंथ, और 2 पे स्टोर हुई हुई है हमारे पास विद। तो विद को हमें यहाँ पर सॉल्व करना था, बट साथ ही साथ उसने हमें सवाल में एक बात बोली थी कि 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने कहा भाई ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन और ओपन किया, जो कि वो इस मल्टीप्लिकेशन को कवर अप कर ले, कोमा 2, और ये हमारा आ गया राउंड का। कोमा 2 का मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस, कोमा 3 का मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस, कोमा 0 का मतलब 0 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। जब भी आपके पास ये आएगा एरिया तो आपने इसी तरीके से करवाना है इसको, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि हमने कैलकुलेट किया और इंडिविजुअल रूम के हिसाब से हमने यहाँ पर बात कर दी कि भाई हर रूम की रूम वाइज डेटा हमारा यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया नेक्स्ट काउंट, क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ था नहीं कंप्लीट करने के लिए, तो हमने करना है भी नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स से हमारे पास क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मजीद, और इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास आगे मजीद क्या चीज़ें हमारे पास बनी हुई है। तो अब हमारे पास एवरेज निकालना था हमें, तो एवरेज निकालने के लिए हमें अपना कैलकुलेट कराना पड़ेगा, टोटलिंग स्टेटमेंट यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो हम यहाँ पे करेंगे भाई हमारे कमेंट कैलकुलेटिंग टोटल एरिया एंड एवरेज, ठीक है। अब टोटल एरिया निकालना है हमें, तो हम टोटल एरिया के लिए सबसे पहले इनिशियलाइज कराएंगे, ज़रूरत हमें पड़ेगा टोटल एरिया, जो कि इनिशियलाइज किससे होगा, 0 से होगा, फॉर, अब हम यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने ऊपर इंडेक्स दिया था, यहाँ पे आप कर लो काउंट, काउंटर आपका चेंज हो गया 1 1 2 नंबर्स, क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया हुआ हमारे पास नंबर्स कि भाई जो भी आपके पास नंबर थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए टोटल एरिया इज गोइंग टू स्टोर टोटल एरिया प्लस डायमेंशन की इंडेक्सिंग, और एरिया कहाँ स्टोर था हमारे पास, 3 में स्टोर था। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको 3 में करवा दिया। अब नेक्स्ट काउंट, एवरेज निकालने के लिए हमारे पास टोटल एरिया राउंड, क्योंकि इसको भी राउंड करना था हमारे को, तो राउंड हमारे पास आ गया ब्रैकेट ओपन टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ब्रैकेट क्लोज कोमा 2। तो कोमा 2 से हमारे पास इसका राउंड निकलना भी शुरू हो गया, ठीक है। इट्स मेक सेंस सो फार। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम चलते हैं, जो आखिरी पार्ट इसका हमारे पास है, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमारी वैल्यूज़ कैसे चलती हैं। सो हमने लिखा यहाँ पर कैलकुलेटिंग, बल्कि कैलकुलेटिंग नहीं आएगा, इसमें फाइंडिंग आएगा।
फाइंडिंग या सर्चिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूम्स। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया। अब वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी है कि कुछ भी रख सकते हो। हम यहाँ पे करेंगे भाई लार्जेस्ट इक्वल टू 0, स्मॉलेस्ट इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर है आपको नहीं मालूम है कितना साइज होगा तो आप मैक्सिमम साइज के ऊपर चले जाओ। हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 10,000, बल्कि 1 लाख कर दो। उसकी की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे आके आपने इसको कंप्लीट ही तो करवाना है। ठीक है, हर किसी की इंडेक्सिंग हमारे पास है क्योंकि उसको स्टोर करवाना है, वैल्यूज़ को बार बार सेव करवाना है कि कितने हमें आइडेंटिफाई होंगे। तो हमें एक इंडेक्सिंग वैल्यू के हिसाब से हमें चलाना है कि आपकी वैल्यू रिप्लेस होगी, कंपेयर होगी। ठीक है, कितने हैं रूम है हमारे पास, लार्जेस्ट इंडेक्स क्या है, हमारी लोवेस्ट इंडेक्स क्या है, डायमेंशन के साथ एरिया हमारे पास है लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को हमें स्टोर करवा के यहाँ पे क्या करवाना है, आइडेंटिफाई करवा कर दिखाना है। सो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 4, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, एक और काउंट के लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर काउंटर कर लो इसको, काउंटर 1 to नंबर, 1 to नंबर आ गया। इफ डायमेंशन काउंटर कॉमा 3 is greater than largest then largest going to store the value of dimension इंडेक्स जो हमारे पास बनी हुई है काउंटर कॉमा 3। देखो आप परेशान नहीं होना कि सर एक जगह पे हमने इंडेक्स इस्तेमाल किया, एक जगह पे काउंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह पे काउंट इस्तेमाल किया। आप चाहो तो सबको एक ही नाम पे भी रख सकते, क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू फर्स्ट एरिया को बताने की है। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि हमें बताना था कितने रूम है, सबसे छोटे रूम कितने हैं, मतलब क्या साइज है, क्या चीज़ हमारे पास है, तो उसकी इंडेक्स हमें आइडेंटिफाई करनी थी, उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे उसके नंबर बताएंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे उसकी लार्जेस्ट इंडेक्स, ताकि इसमें उसकी वैल्यू सेव हो जाए कि उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर हम यहाँ के सेव कर देंगे काउंटर। लाइक उसने कहा था कि रूम नंबर भी बताना कि भाई कितने रूम है, कौन सा रूम है, तो यहाँ पे हम लार्जेस्ट इंडेक्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वैल्यू यहाँ पर क्या करेगा, स्टोर कर देगा। एंड इफ पहली कंडीशन हमारी मैक्सिमम की ख़त्म हो गई, अब हम सेम कंडीशन लगाएंगे मिनिमम के लिए। अब नीचे आए, हमने लिखा भाई इफ डायमेंशन इंडेक्स मीन्स के काउंटर कॉमा 3 इज लेस देन स्मॉलेस्ट, क्या कर वो स्मॉलेस्ट से छोटा है तो देन स्मॉलेस्ट को रिप्लेस करवा दो किससे, डायमेंशन से। काउंटर कॉमा 3 पे, और इसी तरीके से स्मॉलेस्ट इंडेक्स को भी सेव करवा दो। स्मॉलेस्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, काउंटर। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एंड इफ, ठीक है, तो एंड इफ हमारे पास यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। अब हमने निकाल दिया तो हमारा यहाँ पे काउंटर भी क्लोज हो जाएगा। हमने कहा भाई नेक्स्ट काउंटर, ठीक है। अब हमें सारे रिजल्ट आउटपुट करने हैं,
हमें उसको बताना है कि इस रूम की डायमेंशन क्या है क्या नहीं है, जो हमारे ऊपर पार्ट्स के अंदर मेंशन था। ठीक है, सो हम यहाँ पे कमांड लगाते हैं रिजल्ट्स showing results of all the data, या आप चाहो तो उसको अच्छे से रूम्स और ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे पार्ट आ गया, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें आउटपुट करना है तो हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पे कर दिया भाई फॉर आउटपुट। आउटपुट तो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ कर सकते हैं रिजल्ट, फॉर रिजल्ट्स। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 नंबर, जो हमारी सारी थी कि उस नंबर एंटर किया है। ठीक है, हमें आउटपुट करना है, आउटपुट जो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से था। रूम सबसे पहले कि भाई आपके रूम कौन कौन से, इन्वर्टिस कोमा क्लोज, देन रूम, रूम्स का हमारा था और हमारा इंडेक्स आ गया तो यहाँ से वो आउटपुट कर देगा। पहली वैल्यू किसकी है, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई पहले इंडेक्स 1 होगा तो 1 के हिसाब से सारा आउटपुट करेगा रिजल्ट्स। ठीक है, तो रिजल्ट्स हमारे को यहाँ पर इंडेक्सिंग के लिए काम करेगा। सेकंड हमारे पास था आउटपुट लेंथ, लेंथ ऑफ रूम, इन्वर्टिस कॉमा क्लोज। लेंथ ऑफ रूम हमें किस में था, डायमेंशन में था, तो हमने लिखा भाई डायमेंशन, देन रिजल्ट्स कॉमा 1। ठीक है, अब क्योंकि उसने बोला था कि आपने लिखना है इन मीटर्स, तो यहाँ पर हमने किया भाई कि इसको कंटिन्यू करने के लिए कॉमा लगाया और यहाँ पर आके इन्वर्टिस कॉमा हमने लिख दिया मीटर्स। उसने ये वर्ड लाजमी बता तो हमें आउटपुट में भी दिखाना है। तीसरा हमारे पास थी उसकी विद आउटपुट विद ऑफ रूम, जो कि हमारे पास कॉलम 2 में थी। डायमेंशन, बल्कि एस है ना, डायमेंशन है। रिजल्ट कॉमा 2, देन कॉमा इन्वर्टिस कॉमा और मीटर्स। 3 हो गई। चौथी चीज हमारे पास थी एरिया। ऑलरेडी हमने उसको 2 डेसिमल में कैलकुलेट करा के ऊपर स्टोर कराया, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आएगा स्क्वायर मीटर। आउटपुट एरिया ऑफ रूम, डायमेंशन, इंडेक्स, रिजल्ट्स कॉमा 3 कॉमा स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जो आउटपुट हमें करवाना था। ये लूप के अंदर था क्योंकि हर रूम का चाहिए था। अब मैक्सिमम हम यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रूम का जो है, ठीक है, जो एरिया हमें आइडेंटिफाई करने थे, जो चीज़ें बतानी थी, वो सारी की सारी हम अपने अलग से बताएंगे। हमने यहाँ पर एवरेज भी निकाला था, मैंने एवरेज निकाला ना, ये सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई क्योंकि मैं अभी जब सॉल्व कर रहा था, ये एवरेज एरिया है, एवरेज एरिया। ठीक है, जिसमें हमने एवरेज निकाला था। अब आकर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट काउंटर, ताकि वो सबके सबको प्रिंट कर दे। नेक्स्ट रिजल्ट, comment showing
लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ रूम्स। ठीक है, आउटपुट सबसे पहले हमारे पास आएगा द लार्जेस्ट रूम इनवर्टिस कॉमा क्लोज कॉमा। अब क्योंकि एरिया हमारे पास रूम का इस्तेमाल हो रहा था तो हमने लिखा रूम। ठीक है, और रूम के साथ जो हमारी इंडेक्स वैल्यू थी, रूम नंबर क्या था हमने बताया था ना, एल इंडेक्स लार्जेस्ट का, ये इंडेक्स आ जाएगी यहां पर। सेकंड में हमारे पास आएगा आउटपुट द स्मॉलेस्ट रूम। इंडेक्स हमने वहां पे सेव कराई थी स्मॉलेस्ट इंडेक्स के नाम से, सो इंडेक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, आउटपुट द टोटल एरिया ऑफ द हाउस, उसने मेंशन किया था कि हाउस के हिसाब से बताना जिसमें हमने सबको टोटल करवाया हुआ है इज, ठीक है, इनवर्टिस कोमा कोमा, और टोटल एरिया के अंदर हमने इसको क्या कराया था, स्टोर करवाया था टोटल एरिया, क्योंकि ये भी हमारे पास किस में था, स्क्वायर मीटर में था, तो कोमा हमने लिखा, इनवर्टिस कोमा के अंदर हमने कर दिया स्क्वायर मीटर। लास्ट आउटपुट द एवरेज एरिया ऑफ द हाउस, एवरेज एरिया ऑफ द हाउस, सॉरी एवरेज ऑफ द रूम था हमारे पास, हाँ हाउस नहीं था, वो तो फुल था रूम, कॉमा हमने ऊपर एवरेज निकाला एवरेज ए के नाम से, कॉमा अगेन स्क्वायर मीटर। ठीक है, गॉट इट। तो इसी के साथ जो हमारा ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है कि हमने सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर दी, हमने सारी चीज़ें आउटपुट करा दी।